भारत के विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर, डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, उन्होंने पहली बार एक्सेप्ट किया कि इंडिया ईरान और इजराइल के बीच मध्यस्थता कर रहा है, मतलब दोनों की युद्ध रुकवाने की कोशिश कर रहा है। पहली बार जयशंकर साहब ने एक्सेप्ट किया, इंडियन फॉरेन मिनिस्ट्री ने एक्सेप्ट किया, या इंडियन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री जिसे बोलते हैं, या इजराइल और ईरान में से भी किसी भी कंट्री ने पहली बार एक्सेप्ट किया कि इंडिया इनके बीच में मध्यस्थता कर रहा है। बोल रहे थे ऑस्ट्रेलिया गए हुए हमारे फॉरेन मिनिस्टर, हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर साहब, और ऑस्ट्रेलिया में इन्होंने बोला कि मध्यस्थता इंडिया इन दोनों कंट्रीज के बीच में तो कर ही रहा है, साथ में यूक्रेन और रशिया के बीच में भी कर रहा है, और इंडिया कोशिश कर रहा है कि यहाँ पे युद्ध विराम हो जाए। यूक्रेन और रशिया की तो पहले से हमें पता थी, ईरान पहली बार पता चला है। क्या ये मोदी की डिप्लोमेसी है या जयशंकर साहब का एक लंबा एक्सपीरियंस एक्सटर्नल अफेयर्स में? कैसे इंडिया एक ऐसा कंट्री बन गया जो मध्यस्थता कर रहा है इजराइल के मामले में, यानी कि जहां नेटो फेल होता है, जहां यूएसए फेल होता है, जहां रशिया चाइना फेल होते हैं, वहां इंडिया को बुलाया जा रहा है। अच्छा, इंडिया एक पावर भी है, इंडिया के इसराइल से और ईरान से दोनों से अच्छे रिलेशंस है। हालांकि यूएई, कतर, सऊदी ये भी इसमें बातचीत कर रहे हैं, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन वो क्लाउड किसी कंट्री का नहीं है जो इंडिया का है, क्योंकि इंडिया एक पावर है, इकोनॉमिक पावर है, एक डिफेंस पावर है, और साथ में मोदी जैसा लीडर, जिस लीडर के इतना बड़ा लीडर, ऑफ कोर्स एमबीएस भी एक बड़ी लीडर है, मोहम्मद बिन सलमान भी एक बड़े लीडर है, लेकिन मोदी जैसा लीडर इस समय वर्ल्ड में तो शायद कोई नहीं। वो एक अलग ही कैटेगरी बनती है। क्या इंडिया अब उस एक थर्ड पिलर बन रहा है कि वो मध्यस्थता करा रहा है यूरोप और या एशिया की वॉर्स में? इसी बात करने के लिए हमारे साथ हरिमोहन जी, जो कि आईएएस स्टडी सर्कल में पढ़ाते हैं और साथ में एक इंटरनेशनल अफेयर्स में स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट भी। हरिमोहन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। क्या ये जो जयशंकर साहब का बयान है, क्या ये दिखाता है कि इंडिया एक वर्ल्ड पावर है? भैया बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बुलाया और आपके साथ भी बैठने का मौका मिला इस प्रेस्टिजियस चैनल के ऊपर, और सबसे बड़ी बात आपके साथ। भैया सबसे मेन बात मेरी जो जीवन की मैं सीधी सी बात है भाई, 84 बॉर्न है तो अप्रोक्सीमेट 2000 के आसपास लड़कपन था, 11वीं जो मिला। लेकिन अगर हम ढंग से देखें तो एक चीज साफ तौर पर नजर आती है कि मेरे जीवन में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट, मैं अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार का कुछ हद तक मामले को याद करता हूं, जानता हूं, जब जानता इन द सेंस, हाँ हल्का हो, तो लाइफ के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट सरकार, या यूं कहें 10 साल जिसके सरकार के देखे वो कांग्रेस सरकार, यूपीए गवर्नमेंट के थे। और 2008 के अंदर जब भारत के ऊपर अटैक हुआ, और उससे पहले भी जब अटैक होते थे, या 2014 तक जो भी सिचुएशंस होती थी, मैं असलियत अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग पिछले 20 साल के एक्सपीरियंस को जो देखता हूं उसी के अकॉर्डिंग मैं एनालाइज करता हूं किसी भी सिचुएशन। 2004 से 14 यूपीए गवर्नमेंट, 14 से 24 एनडीए गवर्नमेंट मोदी सरकार के अंडर। मैं 2004 से 14 के बीच में अगर भारत को देखता हूँ, अटल बिहारी जी को इसमें इन्वॉल्व अभी नहीं कर रहा, क्योंकि 10-10 साल दोनों के मैं काउंट करना चाहूंगा, 20 साल में कितना बदला भारत में, इसकी डिस्कशन करता हूं भैया। जब चाहे वो सरोजनी नगर के अंदर बम ब्लास्ट हुए थे, चाहे 2008 के अंदर हमारे बॉम्बे के ऊपर जो अटैक, चाहे और भी अटैक एक के बाद एक गिरफ्तार होते थे, उसमें मुझे ऐसा दिखाई देता, मैं जो नोटिस कर पाता था अपनी लिमिटेड बुद्धि के अकॉर्डिंग, वहां भारत एक फरियादी के तौर पर यूनाइटेड नेशंस चाहता था, भारत एक फरियादी के तौर पर अमेरिका चाहता, वेस्टर्न रिक्वेस्ट करता कि प्लीज कोई पाकिस्तान को समझाओ कि हमारे ऊपर अटैक ना करे। मुझे जहां तक चीजें समझ में आती हैं उस समय पर एटीट्यूड ये था। 2008 सबसे बड़ा हमला था भारत के ऊपर पूरे यूपीए रेजिम में, और उस 2008 के हमले को अगर देखा जाए तो भारत को सेना से तो जवाब देने का मतलब ही नहीं बैठता था। सेना गई, टहल वहल के आ गई, कुछ एक्शन नहीं लिया। लेकिन जहां तक मेरे को याद है,
पूरे के पूरे वेस्टर्न कंट्रीज को, अमेरिका और यूरोप डॉजियर सौंपे, और इन डॉजियर के अकॉर्डिंग जो है ये सारे के सारे बॉम्ब और इस तरीके का पूरा मामला है, इस पर कुछ कीजिए, इस पर पाकिस्तान की स्टैंप है, ये है वो है। किसी ने क्या किया? भारत की औकात केवल और केवल फरियादी की। चाइना के मामले में भारत की औकात फरियादी। अगर हम इजराइल हमास और की भी देखते तो वो पहली बार नहीं है, कांग्रेस सरकार के अंदर भी या यूपीए सरकार जब थी उस टाइम पर भी कई बार होता था। भारत की तरफ से मैक्सिमम केसेस में तो बयान तक नहीं आता, और अगर बयान आता भी था तो वन लाइनर आता था, दोनों पक्ष शांतिपूर्ण हल निकाले। कोई सुनता ही नहीं। एज अ इंडिविजुअल हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट थी पूरी दुनिया में, क्योंकि वो एक इकोनॉमिस्ट थे। बट एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया उनकी क्या लेवल था? वो बहुत सारी G7 की मीटिंग या G20 की मीटिंग या ब्रिक्स वगैरह की मीटिंग सेंटर ऑफ अट्रैक्शन कभी नहीं हो पाता। यह मुझे याद नहीं आ रहा कि 2004 से 2014 के बीच भारत किसी भी तरीके के इंटरनेशनल अफेयर के अंदर या इंटरनेशनल इशू को रिजॉल्व करवाने के लिए बीच में खड़ा होकर दोनों पक्षों से बातचीत करने मामले को। मुझे यह भी याद नहीं आता कि भारत ने अमेरिका की किसी हरकत पर करारा जवाब दिया हो। मुझे याद नहीं आता खालिस्तान के मामले में, मुझे याद नहीं आता कनाडा के मामले में, डेविड कोलमैन हेडली के मामले में, मुनव्वर राणा के मामले में, मुनव्वर या कौन सा राणा था उसके मामले में, बहुत सारे ऐसे मामले। तहव्वुर राणा, इसके मामले में भारत कहीं पर भी मुझे गिड़गिड़ाने के अलावा कुछ नजर ही नहीं आता था। या तो भारत सरकार गिड़गिड़ा रही थी या फिर साइड में बैठी हुई थी। सोच के देखिए, मुझे वो इंसिडेंट मेरे दिमाग में हटता नहीं है। जब दो इटालियन सेलर्स जो थे उन्होंने दो भारत के नाविकों को गोली मारी, और भारत सरकार के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो 1 करोड़ रुपए उन दोनों को कंपनसेशन देके निकलने की कोशिश कर रहे थे, और उनको रोकने की हिम्मत नहीं थी। अगर सुप्रीम कोर्ट इन्वॉल्व नहीं होता तो शायद केस भी दर्ज नहीं होता। ऐसे बहुत सारे मामले हैं जहां पर मुझे ऐसा दिखाई देता है, ऐसा लगता है कि भारत का जो रिस्पॉन्स था वो बड़ा लचर था, अच्छा रिस्पॉन्स नहीं था 2014 के बाद। अच्छा, 2014 से पहले अगर हम देखते हैं तो वहां के इंटेलेक्ट सारे हैं, सब चीजें हैं। भारत सरकार पाकिस्तान के अगेंस्ट किसी तरीके की कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन लेती हुई दिखाई नहीं देती। मुझे कभी याद नहीं आ रहा कि हमने कोई करारा जवाब दिया। अमन की आशा से लेकर न जाने कौन कौन से हम लोग वहां पे बकवास करते रहते थे, और वहां से वो कौन से खुर्शीद या कौन से उनके विदेश मंत्री जो रहे थे वो आते थे, आके यहाँ पर मतलब बोल बाल के चले जाते थे, हम कुछ नहीं करते। आज वो खबरें आ रही है कि यार हम तो कांग्रेस राज में 22 शहरों के अंदर घूम के आ जाते थे, कोई कुछ नहीं कहता। आज मोदी जी डंके की चोट पर पाकिस्तान को बुलाते हैं, डंके की चोट पर पाकिस्तान जाते हैं, उसके बाद जिस तरीके से वहां पर डिस्कशन होता है, वहां पर उसको एक पैगाम देते हैं कि मैं तुमसे शांति चाहता हूं, एक तरीके से शांति का पैगाम लेके आते हैं, और पाकिस्तान को पाकिस्तान की भाषा में मुंह तोड़ जवाब देते हैं। या किसी भी कंट्री की रीढ़ की हड्डी तो उसकी कोई हमला करता है, उसमें घुस के मारता है और वो उसको रिस्पॉन्ड करता है। यहां पहली बार मुझे भारत के अंदर रीढ़ की हड्डी दिखाई दी। मैं अब जयशंकर साहब के ऊपर भी आऊंगा, मुझे 2 मिनट दीजिए, मैं पटकथा तो बांधूंगा। देखो साफ बात, जो चीज मुझे आपकी बात में समझ में आई मैं तो वो तो वही बताने की। इसके अंदर मुझे सिर्फ इतना आप खुद सोच कर देखिए कि मुझे याद नहीं आ रहा कि मतलब मोदी सरकार, उन्होंने पठानकोट किया, हमने उरी कर दिया, उन्होंने पुलवामा किया, हमने रिएक्ट किया, बालाकोट किया, हमारे कैप्टन अभिनंदन को मतलब पाकिस्तान की दबाव डाला कि जोड़ के भेजना पड़ा, और उसके बाद उन्हीं के विदेश मंत्री का बयान आता है कि जो आर्मी चीफ थे वो दौड़ते हुए आए, पसीने पसीने थे, और उसके बाद जिस तरीके से घबराए हुए थे कि या तो इसको जाने दो वरना वो 9 बजे हमला कर देंगे। ये रीढ़ की हड्डी हमारे देश की दिखाई दी। सोच कर देखिए,
मजबूर कर दिया अमेरिका को अपनी असलियत सामने लाने के लिए। खालिस्तान के मामले में मजबूर कैसे कर दिया? सोच के देखिए, अमेरिका कभी खालिस्तान को खुल के सपोर्ट नहीं करता था, यहां तक कि कनाडा भी खुल के सपोर्ट नहीं करता था, पाकिस्तान भी खुल के सपोर्ट नहीं करता था, बस रेफरेंडम के काम पूरे होते थे। लेकिन पंजाब के अंदर उसका असर दिखाई दे रहा होता। पंजाब से साफ किया, उसके बाद पाकिस्तान से अननोन गनमैन जो अपने कारनामे, मैं नहीं मानता कि हमारे देश का बंदा है, लेकिन जो भी है कहानियां तो वो भी आ रही हैं, और एक एक करके टप टप करके, जैसे कहते हैं ना पके हुए फल की तरह कब टपक जाए पता नहीं, वो टपक रहे हैं। ब्रिटेन यहां से खबरें आ रही हैं कि भाई कोई खालिस्तानी हार्ट अटैक से मारा गया, उसके बाद कॉन्स्पिरेसी थ्योरी आ रही है कि नहीं जी पोलोनियम भी हो सकता है। उसके बाद पता लगा कनाडा के अंदर, कनाडा तिलमिलाया हुआ क्यों है? वो इसीलिए क्योंकि रिस्पॉन्स तगड़ा है। और अमेरिका को पहली बार खुलकर निज्जर जैसे मामले में सामने आना पड़ा और पन्नू को अपनी शरण में लेकर बचाना पड़ा, जबकि खुले तौर पर पन्नू कह रहा है मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। जिसे कहते हैं ना भैया, अमेरिका की कमीनेपन की पोल खोल देना, वो कमीनेपन की पोल खोल। मुझे याद नहीं आता कि कौन सा हमारा ऐसा प्रधानमंत्री है, नेहरू के उस पोर्शन को छोड़ दीजिए, सेल्फ प्रोक्लेम्ड था कि हम नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की बात करते हैं। इंदिरा गांधी ने जो 1971 में किया वो बहुत जबरदस्त किया, लेकिन व्हेन शी वाज लेफ्ट विद नो ऑप्शंस, जब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, उन्होंने वो तब किया। ये आप माने, उन्होंने वो किया ही तब जब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं। वरना अगर अमेरिका थोड़ा सा भी इफ बट की जगह सीधा सीधा कर लेता और निक्सन 1.25 घंटे इंतजार नहीं करवाता, तो मुझे ऐसा लगता है शायद इंदिरा गांधी कभी नहीं करती, वो स्टेप नहीं उठाती, और शायद किसी तरीके से एक बीच का रास्ता निकालने की तरफ बढ़ता। चलो ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेप था 1971 का, बहुत जबरदस्त काबिले तारीफ था। राजीव गांधी चाइना के सामने झुके हुए नजर आए। और कितने भी, एक अटल बिहारी वाजपेयी को छोड़ दिया जाए जो बिल क्लिंटन को कहते हैं एक एक सैनिक बाहर निकलेगा तब मानूंगा, वर तब तक ये लड़ाई नहीं रुकेगी। और अमेरिका को मजबूरी के अंदर नवाज शरीफ के सामने, नवाज शरीफ को गालियां मतलब सुनाना पड़ा था कि तेरे चक्कर में सब कुछ हो रहा है, और नवाज शरीफ पसीने पहुंचते हुए बिल क्लिंटन के पास पहुंचे। मनमोहन सिंह से ऐसा कौन सा स्टेप आपको याद आता है? मेरे देश के किसी एक बंदे को याद आता है? मुझे बता दें, मैं फैक्ट्स बात करूंगा भैया। कौन से इंटरनेशनल अफेयर के अंदर हमारे कोई प्राइम मिनिस्टर हमारे मुद्दे नहीं संभलते थे पहले, लिटरली हमारे मुद्दे नहीं संभलते थे। हमारे मुद्दों के लिए हम उनके पास भीख मांगते हुए जाते थे कि भाई प्लीज हमारे मुद्दे को, पाकिस्तान को समझा लो, पाकिस्तान को समझा लो। अब पता है क्या मामला आ रहा है? अब मामला यहां ये आ रहा है कि सीधे तौर पर, क्लियर वर्ड्स में, सीधे तौर पर इंडिया को बुलाया जा रहा है यूक्रेन से। साफ तौर पर खबरें आ रही हैं, ज़ेलेंस्की कह रहा है अकेला इंडिया ही है जो इस मामले को सुलझा सकता है, प्लीज इंडिया इस मामले में हस्तक्षेप करो, इंडिया इज सच अ बिग कंट्री है। जो भी यहां अगर ईरान को भी देखें तो ईरान कश्मीर के मुद्दे की भी खुलकर नहीं बोलता था, खुलकर कह रहा है कि कश्मीर के अंदर खराब है, नहीं अगर इंडिया पर दबाव डालने की लड़ाई कर। लेकिन मुझे याद नहीं है बराक ओबामा के अलावा कितने ऐसे इंटरनेशनल लीडर्स हैं जो फिलिस्तीन भी जाएं और इजराइल भी जाएं। और जब फिलिस्तीन जा रहे हो तो इजरायली एयरफोर्स मोदी जी के हवाई जहाज एरोप्लेन को प्रोटेक्ट कर रही हो, मुझे याद नहीं है। यह हमारी औकात दिखा रहा है दुनिया के प्लेटफॉर्म्स पर। अब अगला सवाल मैं अपने आप से ही पूछता हुआ कि भैया मुझे एक बात बताइए, सवाल यही है कि इंडिया ही इस सिचुएशन में क्यों? दुनिया के अंदर हम 4 बड़ी पावर्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। एक है अमेरिका, लगभग पूरा पूरा यूरोप नाटो की फॉर्म में अमेरिका के पीछे खड़ा हो। जो नहीं भी हैं वो अलग अलग एग्रीमेंट्स के थ्रू अमेरिका के साथ खड़े हुए हैं। रशिया फियर, दूसरी पावर है रशिया, तीसरी पावर है चाइना। ये 3 बड़ी सुपर पावर्स हैं जिसमें रशिया और अमेरिका और चाइना, खासकर रशिया और चाइना अमेरिका पे ट्रस्ट नहीं करते और अमेरिका इन दोनों पे ट्रस्ट नहीं करता। यानी जिस जगह पर रशिया और चाइना खड़े होंगे अमेरिका उस बात को सुनने से भी दूर रहेगा। डिस्कशन तो भूल जाओ,
भाई जेलेंस्की को अमेरिका कहता है, जेलेंस्की बार बार कहता है कि जिस डायलॉग टेबल पे रशिया बैठेगा उस डायलॉग टेबल पे मैं जाऊंगा ही नहीं और मुझे पीस टॉक्स करनी है। मुझे इससे बड़ी इलॉजिकल बात दुनिया में कोई लगती ही नहीं। इसके पीछे की कोई इलॉजिकल, मतलब इससे बड़ी इलॉजिकल बात क्या होगी कि मुझे उससे शांति चाहिए लेकिन उसे मत बुलाना। क्या चाहते हो भाई? पीस टॉक्स जो है वो तभी तो पॉसिबल हो पाएंगी जब दो पावर्स जिनके बीच में लड़ाई हो रही है वो आमने सामने बैठेंगे। वो जो बैठेंगे ही नहीं तो शांति कैसे आएगी? लेकिन वो ऐसे कह रहा है क्योंकि अमेरिका उससे ऐसे कहलवा रहा है। लेकिन दोनों से मिलने वाला कौन सी पावर है? इंडिया। चाइना गया तो चाइना को तो उसने साफ कह दी, मैं तो ये बात मानूंगा ही नहीं। वियना के अंदर डिस्कशन हुआ था, अगर मुझे सही से याद आ रहा है तो वियना के अंदर अमेरिका को, चाइना को साफ कह दिया भाई मैं तेरी बात मानूंगा ही नहीं, तेरी डिस्कशन ठीक नहीं है, तू तो रशिया के साइड में है। इंडिया एक लौता ऐसा देश है जो जितनी करीबी अमेरिका से रखता है उतनी ही करीबी रशिया से भी रखता है। और मजे की बात, उतना ही एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन चाहे चाइना से कैसा भी है, चाइना के साथ भी है, चाहे ट्रेड ही सही। हम इकोनॉमिक पावर बने हैं और हमारी मार्केट बड़ी है, सिर्फ ये बड़ी बात नहीं है भैया। हमारी जो लीडरशिप है उसने इसे पहले इकोनॉमिक पावर बनाया, क्योंकि इतनी बड़ी हमारे पास मिडिल क्लास तो हमारे यूपीए गवर्नमेंट के टाइम पर भी थी, क्या नहीं थी तो बताइए? इतनी ही बड़ी मिडिल क्लास थी हमारी यूपीए गवर्नमेंट के टाइम पर। एक बात। दूसरी बात, जब इतनी बड़ी गवर्नमेंट हमारी इतनी बड़ी मिडिल क्लास यूपीए गवर्नमेंट की तरफ थी, तब हमने क्यों नहीं पाकिस्तान को सीधा कर दिया या चाइना को जवाब दे दिया? क्योंकि दमचौक के अंदर चाइना की आर्मी तब भी आई थी। अब सिचुएशन ये है कि लीडरशिप ने क्या किया? इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की, बैंकिंग रिफॉर्म्स की। और आज जो इंडिया सुपर पावर है, मैं इस चीज को नहीं देख रहा मार्केट, मैं ये देख रहा हूं कि इंडिया के पास जो यूपीआई वाला पोटेंशियल है ना भैया, यूपीआई का, जो दुनिया में अमेरिका के स्विफ्ट सिस्टम को चैलेंज कर रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि पूरे तरीके से चैलेंज कर दिया, लेकिन चैलेंज कर रहा है। अगर हम 40, 46 या 64 कंट्रीज, जो भी XYZ फिगर है, उसमें थोड़ा थोड़ा सा ही हम यूपीआई यूज कर सकते हैं, तो इसका मतलब देयर इज समथिंग। ब्रिक्स में इंडिया अगर ये प्रपोज करने की कोशिश कर पा रहा है या कह रहा है कि यार अगर आप स्विफ्ट का अल्टरनेट ढूंढने की कोशिश कर रहे हो तो क्यों ना इंडिया का जो यूपीआई सिस्टम है एक बार इसको ट्राई करके देख लो। तो ये जो चीज है, ये जो जैसे कहते हैं ना, ये जो गुद्दा है, ये जबरदस्त, ये जो पावर है, ये हर किसी के अंदर नहीं हो, ये इंडिया में है। और ये ताकत हर किसी, मतलब, और यही आज के दिन अमेरिका को परेशान कर रही है, लेकिन इसमें, और यही ताकत इजराइल को भी आशान्वित कर रही है कि वो हमास इन द सेंस पैलेस्टीनियन लीडर्स के साथ कोई एक कॉमन ग्राउंड पे बातचीत को एस्टैब्लिश करे। वो ईरान के साथ भी और वो यूक्रेन और रशिया के साथ भी। जी, ये बात जयशंकर साहब ने बोली, जो मैंने आपको दिखाया था वीडियो, उसी ब्रिस्बेन में इंडियन कम्युनिटी को उन्होंने एड्रेस किया, उसी में बोली कि देखो इजराइल और ईरान आपस में डायरेक्ट बात नहीं कर सकते और ना वो कर रहे हैं, तो उन दोनों के बीच में ब्रिज करने के लिए कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जो बातचीत कर रहे हैं, जैसे कि कतर है, यूएई है, सऊदी अरेबिया है, लेकिन इंडिया भी कर रहा है। इन कंट्रीज में इंडिया भी है। जहां पर यूएस फेल हुआ, जहां पर नेटो फेल हुआ, वहां पर ये छोटे छोटे कंट्रीज कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट दिखा रहे हैं। लेकिन सबसे स्ट्रॉन्ग कंटेंडर अगर पीस के लिए कोई है, पीस करवाने के लिए कोई है, तो वो है इंडिया, क्योंकि इसके पास एक अच्छी बड़ी इकोनॉमी है, साथ में इसके पास एक बड़ी डिफेंस फोर्स है, राइजिंग पावर है, टेक्नोलॉजी है, और एक मोदी जैसा लीडर है। लीडर बहुत जरूरी होता है। ऐसा मोदी जैसा लीडर शायद सऊदी के पास नहीं है। सऊदी के पास एमबीएस भी एक बड़े लीडर है, नो डाउट, उनका भी एक क्लाउड है, लेकिन मोदी जैसा क्लाउड तो कतई नहीं है। यूएई के जो प्रेसिडेंट है उनके पास नहीं है, कतर के पास नहीं है। तो क्या मतलब ये जो हम देख रहे हैं, जो डेवलपमेंट, आपने एक लंबी कहानी बताई वो कि हिस्ट्री में क्या क्या हुआ था, हम किस तरीके से दूसरों से उम्मीद करते थे कि हमारा मामला सॉल्व कर दे, आज हम दूसरों को सॉल्व कर रहे हैं। क्या ये मोदी और राइजिंग इंडिया के डेडली कॉम्बिनेशन है? देखिए भैया, लीडर कंट्री को इवॉल्व करता है और कंट्री लीडर को इवॉल्व करती है। मेरा ऐसा मानना है, सच है।
लीडर है और उसके पास रिसोर्सेज हैं, कंट्री है, तो वो कंट्री को एक लेवल तक पहुंचाता है, विजनरी लीडर है। लेकिन कई बार कंट्री को भी पोटेंशियल वैसा होना चाहिए, वैसा बेसिक्स होने चाहिए, बेसिक्स वैसे सब चीजें होनी चाहिए जो कि उस लीडर को वर्ल्ड लीडर, वो हमारे ही देश में मोदी मोदी बन सकते, वो रशिया में हो सकते, वो अमेरिका में हो सकते, वो चाइना में हो सकते, पाकिस्तान में भी, लेकिन नेपाल और भूटान में उस चीज की हमें समझना पड़ेगा कि अल्टीमेटली कंट्री के अंदर भी सिचुएशन करती है। क्या उतना बड़ा स्ट्रेंथ है, क्या उतने बड़े resources हैं, क्या उतना बड़ा मैन पावर है, क्या उतना बड़ा विजन है, मतलब कंट्री के खुद की fix है। अब आप क्वेश्चन पूछे, जहां तक मुझे समझ में आया कि मोदी ने इंडिया को बनाया या इंडिया ने मोदी को बनाया, देखिए एक्चुअली इंडिया में हर वो चीज पहले से मौजूद थी जिसकी वजह से इंडिया सुपर पावर बन सकता था। इंडिया के पास पॉपुलेशन थी, इंडिया के पास रिसोर्सेज थे, इंडिया के पास टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करने वाले लोग भी थे, इंडिया ने बहुत सारा मैन पावर डेवलप भी कर रखा था, इंडिया के पास टेलीकॉम रेवोल्यूशन नाम की एक बेसिक रेवोल्यूशन मौजूद था। अटल बिहारी के टाइम से 2G 3G पावर्स या मोबाइल इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह सब चीजें मौजूद थी, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद था, उस लेवल पर नहीं था, उतना बड़ा नहीं था। आर्मी स्ट्रांग थी, इतनी स्ट्रांग नहीं थी जितनी होनी हम उम्मीद करते थे, लेकिन स्ट्रांग तो थी। अल्टीमेटली यहां पर किस चीज की कमी थी, जिसकी मैंने अभी वही तो बताया, 2004 से 14 के बीच में जिस चीज की कमी थी वो लीडरशिप की तो कमी थी कि प्राइम मिनिस्टर के पीछे एक बॉडी बैठी हुई थी, नेशनल नेशनल एडवाइजरी काउंसिल। असलियत में पीएम के पास फाइल वही पहुंचेगी जो एनएसी साइन कर देगी। इसका मतलब पावर सेंटर कहीं और था, और वो पावर सेंटर कंट्री के लिए कम और अपने लिए ज्यादा काम कर रहा था। और यहां बैठी हुई इटली वालों की बुआ जो है वो इटली वालों के लिए काम कर रही थी, और 2 इटली वाले इंडिया वालों को मार के चले जाते हैं तो पता लगा उसको वो अपने भतीजों को है ना 1.25 महीने की छुट्टी में भेजती है क्रिसमस मनाने के लिए। तो भैया ये चीज तो हम उम्मीद नहीं कर सकते ना हमारे किसी भी लीडर से। और लीडर था ही कौन? लीडर था ही नहीं, बस जुगाड़ से चल रहा था देश। लीडर अब इतने ये सब चीजों को एक लीडर मिला, वो लीडर इस तरीके से मिला के उसने सबसे पहले सब चीजों को ऑर्गेनाइज किया। 4 से 14 ऑर्गेनाइज किया, 14 से 19 ऑर्गेनाइज किया, 19 से 24 दुनिया को दिखाया कि हम हैं क्या, और दुनिया ने इसे हटाने की पूरी ताकत लगा ली। और अब सीधी सी बात है, दुनिया को उसकी औकात दिखा के कह रहे हैं, और ओपन क्लेम है कि हाँ हम कर रहे हैं, अब बताओ। तो ये जो सुपर पावर होने वाला क्लेम है ये तभी आ पाया जब लीडरशिप है। अब उसमें देखिए वही है, डॉक्टर एस जयशंकर कोई लीडर तो है नहीं। वहीं अगर मोदी जी की जगह, अगर मोदी, वो तो एक ब्यूरोक्रेट है ना, वो भी डिप्लोमेट है। अब मोदी जी की जगह कोई मनमोहन सिंह होता तो विदेश मंत्रालय किसी बार्गेन के बिहाफ पर प्रेस क्लब में या चेम्सफोर्ड क्लब में या किसी ऐसे क्लब के अंदर डिसाइड होता कि यार इसे विदेश मंत्री बना दो, अच्छा आदमी है। उसका विजन क्या है पता नहीं, उसके पास अप्रोच क्या है पता नहीं, बस जुगाड़ू अच्छा है, सेटलमेंट अच्छी कर लेगा, घूम फिर के आ जाएगा, फोन उठा लेगा, फोन उठा के आप जैसा कहोगे वैसे सारा काम कर देगा, सबको खुश रखेगा, फॉरेन मिनिस्टर वैसे। अब ये तो मोदी की लीडरशिप ही है ना, कि एक बंदा जो फॉरेन सेक्रेटरी रह चुका है, उसने शायद टाटा नाम की टाटा कंपनी को ज्वाइन भी कर लिया था किसी पोस्ट के ऊपर, और उसके बाद उनको कहते हैं नहीं आप टाटा, और वहां वो बंदा ये सोच रहा है, मैंने अभी जयशंकर साहब का एक बयान सुन रहा था, वो बंदा ये सोच रहा है कि यार कैसे भी करके मैं जो हूं मेरे को वो जो कैबिनेट मिनिस्ट्री जो है वो शपथ लेगी, उसमें एक सीट मिल जाए ताकि मैं इन सबको देख पाऊं। और उनको फोन आता है कि जी आपको तो फॉरेन मिनिस्टर बना दिया, आप सीट क्यों मांग रहे हो, आप कल शपथ लेने आ जाना। कैन यू इमेजिन? तो ये विजन तो एक लीडर के अंदर ही हो सकता है ना। अब ये विजनरी लीडर कहो, स्टेट्समैन कहो, ये उसमें तो हो नहीं सकता जो किराए के या दान की प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठा हुआ। ये उसमें भी नहीं हो सकता जो टेढ़ी मेढ़ी टूटी फूटी जोड़ तोड़ की कुर्सी में बैठा हुआ। और ये उसमें तो बिल्कुल नहीं हो सकता जो देश का कम और अपना घर और अपना स्वार्थ पूरा करने की कोशिश ज्यादा कर रहा है। मोदी इन सब चीजों से दूर हैं, पूरा का पूरा फोकस कंट्री पे है,
हर छोटी से बड़ी चीज के ऊपर डिसीजन लेते हुए देर नहीं लगाते। तो भाई डॉक्टर एस जयशंकर को भी चुन के लाए, क्योंकि ऐसा तो है नहीं इकलौते एक ही फॉरेन या डिप्लोमेट से या मिले हो, सैकड़ों से मिले होंगे, उनमें एक के अंदर वो तीखापन नजर आया होगा जो इनसे मैच करता है। और भैया देखो सीधी सी बात है, ज्ञानी से ज्ञानी मिले वाली बात है। तो इंसान अपने दोस्ती खुद ही ढूंढ लेता है। हम कितने लोगों से मिलते हैं सुबह से शाम तक, हजारों लोगों, मतलब सैकड़ों लोगों से मिल लेते हैं, लेकिन सेटलमेंट कुछ के साथ ही बैठती है, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो डिफरेंस होता ही है। तो वही चीज यहां पर है। आप इनका ग्रुप उठाकर देख लीजिए, आप इनके फॉरेन मिनिस्टर उठाकर देख लीजिए, फॉरेन मिनिस्टर के सबको उठाकर देख लीजिए, एक ग्रुप चल रहा है, इसे गैंग कह सकते हैं, गैंग ऑफ 5। वो असलियत में ये जो ग्रुप या गैंग ऑफ 5 है, ये पिछली वाली सरकार में क्यों नहीं था? क्योंकि वो गैंग था ही नहीं, वो एनएससी के अंदर बैठे हुए थे, और टूटी फूटी सरकारों के साथ नहीं चल सकता। जी भैया, राइट, थैंक्स अ लॉट हरिमोहन जी, बहुत बढ़िया डिस्कशन रहा। उम्मीद है जल्दी एक डिस्कशन और करेंगे, क्योंकि अभी आने वाले हैं अमेरिकन इलेक्शंस, और अब तो सिर्फ 2 दिन बाकी है, यानी कि 2 दिन बाद आज का दिन पूरा का पूरा, और कल शाम वोटिंग शुरू हो जाएगी। परसों सुबह तक रिजल्ट्स हमारे सामने आने शुरू हो जाएंगे। अमेरिकन इलेक्शन इस समय डोनाल्ड ट्रंप बड़ी लीड में मतलब पता नहीं फाइनल मोमेंट पे क्या रिजल्ट है, लेकिन ओपिनियन पोल्स में अच्छी लीड लेके बैठे, उस पर भी बात करेंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।